ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो सबसे पहले हमें प्लांट्स को समझना है, थोड़ा सा प्लांट के बारे में ना डिस्कस करना है। प्लांट्स को हम कई ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। आपने 9th में आई थिंक यह पढ़ा होगा। जो बहुत सबसे सिंपल टाइप का प्लांट है उसको हम बोलते हैं एल्गी। उससे थोड़ा एडवांस प्लांट है, ब्रायोफाइट्स बोलते हैं। और उससे एडवांस को बोला जाता है टेरिडोफाइट्स, है ना। इससे भी एडवांस जो प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म। एंड मोस्ट एडवांस प्लांट है जो हमें आसपास दिख जाता है, वो कौन है? एंजियोस्पर्म। दैट इज द मोस्ट एडवांस प्लांट, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर है। कॉम्प्लेक्सिटी इस ऑर्डर में ना इंक्रीज होती है, इनकी प्लांट कॉम्प्लेक्सिटी, प्लांट बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी इस सीक्वेंस में इंक्रीज होती है। सबसे सिंपल प्लांट है, उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, देन ये एंजियोस्पर्म तक आता है ना। ये है मोस्ट सिंपलेस्ट प्लांट, इधर आते हैं। एंड सबसे एडवांस प्लांट यहाँ आते हैं, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स इधर है। अब एल्गी की बात करें तो ये एक्वेटिक होता है, पानी में पाया जाता है, पानी में ही होता है। ब्रायोफाइट्स भी ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे पानी बहुत है ना। टेरिडोफाइट्स है जो ये एम्फीबियन की तरह है, पानी और जो ऐसा कंडीशन है जहाँ पे पानी भी है और लैंड हैबिटेट है, मतलब ट्रांजिशन वाले फेज पे मिलता है। टेरिडोफाइट से लेकर इधर आपके एंजियोस्पर्म तक के जो ग्रुप्स हैं ये कंप्लीटली लैंड प्लांट है, ये जमीन पर आ गए और इनकी कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ठीक अच्छी है, ठीक है ना। तो इन प्लांट्स में जो जरूरत पड़ी, एक जब कोई बॉडी इनका कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। हमने स्टार्टिंग में ही ये बात डिस्कस करी थी, है ना। तो इनका भी प्लांट बॉडी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब प्लांट में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या क्या जरूरत है? प्लांट की बॉडी हम इन जनरल जो मेसोफिटिक प्लांट है, जो हम टेरेस्ट्रियल प्लांट यहाँ देखते हैं, तो ऐसे ही डिवाइडेड है ना। सूट सिस्टम है और रूट सिस्टम है। ये हमने इतना तो हमें बेसिक प्लांट बॉडी हमें पता है सबको। रूट सिस्टम से प्लांट लेता है वाटर और क्या लेता है? मिनरल्स। क्या लेता है? मिनरल्स। और इधर हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट की मदद से, और फोटोसिंथेसिस के बाद बनाता क्या है? ये फूड बनाता है। फूड, फूड बोले तो आप ग्लूकोज से ही समझते हैं, कार्बोहाइड्रेट है ना। तो अब लीफ में ये फोटोसिंथेसिस चल रहा है, रूट इनका वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब कर सकता है, रूट सिस्टम से ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं जो अंडरग्राउंड पार्ट है। अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ रूट सिस्टम को वाटर एंड मिनरल की जरूरत है और सेम एज इट इज लीफ को फूड की जरूरत है। फूड पूरे बॉडी पार्ट्स को चाहिए, इवन रूट सिस्टम को भी चाहिए। एंड सेम एज इट इज वाटर एंड मिनरल सिर्फ रूट सिस्टम को ना होके इधर पूरे बॉडी पार्ट्स को चाहिए। इवन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी आपने देखा था कि वाटर चाहिए होता है ना। आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में लिखा था CO2 प्लस H2O, एंड देन वो सनलाइट एंड क्लोरोफिल आपका ग्लूकोज बनता है। ये रिएक्शन याद हो तो कंप्लीट जो रिएक्शन आपने पढ़ी थी। फिर इधर बन जाता है 6H2O प्लस ऑक्सीजन गैस, ये 12 आ जाता है, ये 6 आ जाता है ना। तो यहाँ भी वाटर का जरूरत है, फोटोसिंथेसिस में भी वाटर का जरूरत है। एंड वो वाटर प्लांट कहाँ से ले रहा है? सॉइल से ले रहा है। मतलब क्या हुआ? वाटर भी ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, वाटर शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, एंड लीव्स जो फूड बना रहा है दैट फूड शुड ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड टू द रूट सिस्टम। नहीं तो रूट की सेल्स मर जाएंगी, उनको एनर्जी नहीं मिलेगा, है ना। तो इनको ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी होता है और फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन ये करते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक? रूट सिस्टम से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक, और
जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो इनका मेनली जो ग्रीन पार्ट है लीफ से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। अब इस ट्रांसपोर्ट के लिए इनके पास कुछ स्पेशल टिश्यूज आते हैं। जैसे हमारे पास क्या था, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इनके लिए इनका बॉडी में कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, कुछ टिश्यूज हैं जो ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं हायर प्लांट्स में। लोअर प्लांट्स में कोई ट्रांसपोर्ट का टिश्यू नहीं है, जैसे एल्गी के पास नहीं है, ब्रायोफाइट्स के पास नहीं है, टेडोफाइट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन है वो आप यहाँ पे लिखो, वाटर एंड मिनरल्स आर absorbed by root system of the plant, and photosynthesis takes place in leaves mainly, या आप ग्रीन पार्ट भी लिख सकते हो, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। बट आगे आप लोग लिखना, बट नीड ऑफ वाटर एंड मिनरल and food is by complete plant body, is of complete plant body लिखना, सभी पूरे बॉडी प्लांट बॉडी का ये जरूरत है। so there should be a transport system, और पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इन हायर प्लांट्स दिस ट्रांसपोर्ट इज अचीव्ड बाय वेस्कुलर टिश्यू। किससे ये अचीव किया जाता है? वेस्कुलर टिश्यू से। एंड वेस्कुलर टिश्यू है बना हुआ आपका किससे? जाइलम से एंड फ्लोएम से। किससे बना हुआ है? जाइलम एंड फ्लोएम से बना हुआ है। ये दो ऐसे टिश्यूज हैं प्लांट बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, वेस्कुलर टिश्यू कहे जाते हैं। एंड वो कौन कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। ये आपने 9th में पढ़ा भी है, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ा भी है। अब जाइलम जो है वो क्या करता है, यही आगे लिखो, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम कहां से कहां तक? फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। ठीक है, पहली बात ये याद। और ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, हमेशा सिर्फ इसी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। इसलिए इसके ट्रांसपोर्ट को यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम का जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ये ट्रांसपोर्ट करता है हमेशा। वो कौन सा डायरेक्शन है? रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनिडायरेक्शनल। और हम दूसरा जो स्ट्रक्चर है फ्लोएम, ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड का। किसका? फूड का। और ये कहां से कहां तक किस तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा? हाँ, मेनली तो यही चलता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट फूड बोले तो यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। और ये इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल नहीं है। मेनली जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है तो ये लीफ में सिंथेसिस हो रही है और ये बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पोटैटो का, और ये अपने स्टोर्ड ऑर्गन, जो स्टोरेज ऑर्गन है, वहां पे ले आके स्टोर भी करता है। लेकिन जब सनलाइट कट हो जाती है काफी टाइम के लिए, मान लो कि वो सनलाइट नहीं आ रही है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं चल रहा होगा, वो प्लांट तो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। तो उस टाइम में
अपने लिए वो फूड कहाँ से लाएगा, जो उसने यहाँ पे स्टोरेज ऑर्गन में स्टोर किया था। देन इस टाइम पे ये अपना जो फूड स्टोर्ड है वो इस डायरेक्शन में भी मूव करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हाँ, तो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। लीफ टू स्टोरेज ऑर्गन भी है, स्टोरेज ऑर्गन टू डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, या इवन लीफ भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है। मतलब क्या हुआ, ये लीफ टू बॉडी पार्ट्स है, ठीक, और दूसरा स्टोरेज ऑर्गन भी इनका कोई एक बॉडी पार्ट ही है, बॉडी पार्ट ही होगा इनका, से लेकर लीफ की तरफ भी आता है एडवर्स कंडीशन में, इसलिए इनके ट्रांसपोर्ट को हम बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट आपको पता चल गया, जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम क्या करता है। यहीं पे नोट करना, जाइलम की जब बात करें तो 4 डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बना होता है। इसमें 2 नाम जरूर याद रखना, एक वेसल्स एंड ट्रैकीड्स। Vessels and tracheids are mainly responsible for the transport of water. Vessels और tracheids किसके लिए mainly responsible है? Transport of water. Same as it is phloem के लिए लिखना, हाँ बहुत अच्छा, sieve tube and companion cells, ये mainly responsible है for the ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो अगर जिसको डाउट है, नहीं पता है, तो वो जाके एक बार जाइलम और फ्लोएम कुछ पॉइंट्स नोट करके लिख लो। एक्वेटिक प्लांट्स, जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैव लेस डेवलप्ड जाइलम या ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वेस्कुलर टिश्यू, हैज लेस डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू लिख लो, एक ही में सारा कुछ हो जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखना, मिजोफिटिक प्लांट या टेरेस्ट्रियल प्लांट, जो टेरेस्ट्रियल है, जो लैंड पर रहते हैं, पानी इधर जमीन पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट हैव डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, इनके पास डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू है। और उसमें से भी सबसे ज्यादा डेवलप्ड आपको देखने को मिलता है किन प्लांट्स में, जो मेसोफिटिक हैं उनमें भी सबसे ज्यादा एडवांस जो वेस्कुलर टिश्यू है वो मिलता है जेरोफिटिक प्लांट्स में। इसमें मोस्ट डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन जेरोफिटिक प्लांट। जेरोफिटिक प्लांट कौन होते हैं? जो डेजर्ट के कंडीशन में पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं डेजर्टिक प्लांट। लिखो एक नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, मोस्ट डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट इन जेरोफिटिक प्लांट, जिसे हम डेजर्टिक प्लांट भी कहेंगे, लाइक कैक्टस। अब हम बात कर लेते हैं, पहले दोनों के बारे में एक एक करके डिस्कस करना है। पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसके थ्रू होता है? जाइलम, ये लिखने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज आई टाइम टू टाइम, कई साइंटिस्टों ने कोशिश करा कि कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। जिसमें से दो एक थ्योरी आपको पढ़नी है, जिसमें से पहला है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी क्या कहता है ये देखो, कुछ साइंटिस्टों का मानना ये था कि जो प्लांट है, सॉइल में वाटर इतना ज़्यादा होने की वजह से, जब वाटर का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन रूट की सेल्स करती हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है रूट की तरफ से वाटर का, एंड दैट प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इन्होंने क्या कहा कि सॉइल में पानी बहुत है,
रूट की सेल्स एब्जॉर्ब कर रही है बहुत सारा पानी, ऑस्मोसिस होगा, जहां आप अपने पढ़ा है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन पानी जाएगा, तो पानी रूट की सेल्स में जाएगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। कुछ हद तक सही है, ये थ्योरी सही है, बट किनके लिए सही है? सबके लिए सही नहीं है। ये सही है उन प्लांट्स के लिए जो आपके हर्ब्स हैं, जो कौन है? हर्ब्स हैं जिनकी प्लांट हाइट बहुत कम है। उन प्लांटों उन केसेस में रूट प्रेशर इज सफिशिएंट टू ट्रांसपोर्ट द वाटर अपवर्ड, उस केस में सही होता है, चल जाता है। लेकिन व्हाट अबाउट लार्ज ट्रीज? इतना प्रेशर बनता ही नहीं, यहाँ इतना पानी का प्रेशर बनेगा ही नहीं कि 100 फीट ऊपर तक चढ़ा सके। यूकेलिप्टस का प्लांट 100 फीट से भी ज्यादा बड़ा होता है, हाँ पानी नहीं होता। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम की वजह से ये रूट प्रेशर थ्योरी गलत हुई। बाद में और थ्योरीज आई, जिसमें से एक जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है वो हम डिस्कस करेंगे। तो रूट प्रेशर थ्योरी यही कहता है कि सॉइल, जो वाटर का सॉइल है जिसे अपन बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाँ, वो जो आपका सॉइल में पानी प्रेजेंट है, ये रूट सेल्स एब्जॉर्ब करेंगी एंड क्रिएट अ प्रेशर that called root pressure, and that root pressure is responsible to upward movement of water। ये रूट प्रेशर का कहना है, और ये सही है किस केस के लिए? जो हर्बेसियस प्लांट है, शॉर्ट हाइट प्लांट है, उनमें सही है। लिखो इनके लिए, व्हेन सॉइल इज वेरी रिच विद वाटर, जब ये आपका रेनी सीजन जैसा कुछ टाइम आ जाता है, देन वाटर एंटर्स इनटू द रूट सेल्स and create a pressure called root pressure, enter into a root cell, create a pressure called root pressure, and this root pressure is responsible for upward movement of water। और ये जो थ्योरी है ये एक्सेप्टेबल है किन के केसेस में? इट इज एक्सेप्टेड इन the case of herbaceous plant या short heighted plant, वो भी जब वाटर बहुत सफिशिएंट अमाउंट में हो तब। अब वही समर सीजन की बात करें तो वो नहीं चलेगा, वाटर की सप्लाई जो है वो बहुत बहुत अच्छी कंडीशन में होगी, डेजर्टिक कंडीशन में नहीं अप्लाइड होता। तो ये कुछ लिमिटेड प्लांट्स के केस में है। ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहिजन थ्योरी, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कोहिजन थ्योरी, इसको दिया है डिक्सन एंड जॉली ने, एंड दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी टू एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। पहली बात तो ये लिखो, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, और वो स्पेशली क्या है? स्पेशली लीव्स, है ना, इसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन समझ आ गया? मेनली ये याद रखना है एरियल पार्ट। पहली बात, एरियल पार्ट प्लांट का सबसे ज्यादा अगर देखोगे तो सरफेस एरिया लीफ ही बनाता है। प्लांट बॉडी में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया कौन बनाता है? लीफ बनाता है। एक तो ये याद रखना है, दूसरा वर्ड समझना है। पुल वर्ड बताने की जरूरत नहीं है, खींचना, एक खिंचाव पैदा करना, है ना। एक दो वर्ड और है, पहले तो कोहिजन समझ लो। दो फोर्स होते हैं, है ना, इस नेचर के दो फोर्स हैं, कोहिजन फोर्स, एक दूसरा होता है एडिशन फोर्स। कोहिजन फोर्स क्या है वो देखो, जब कभी भी हमने, ये देखो इस पे ही दिख जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल जब कभी किसी सरफेस पे हम डालते हैं तो वो ड्रॉप्स के फॉर्म में इकट्ठा रहता है। पानी का जो ड्रॉप है वो H2O का मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो जो वाटर का ड्रॉप क्यों है, ड्रॉप के फॉर्म में क्यों हुआ?
ये ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्म में क्यों यहाँ पे लगा हुआ है? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच ना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप ऐसे कई बार देखते हो कि हाथ में वो ड्रॉप बनता है और वो ड्रॉप तब तक चिपका रहता है, एक लिमिट होती है, जैसे वो थोड़ा सा बड़ा हुआ टप छूट जाता है। मतलब एक फोर्स है, जब तक वो फोर्स ज्यादा है तब तक वो ड्रॉप लगा हुआ है, आपकी सरफेस दूसरे सरफेस से अटैच्ड है। जैसे ही वो फोर्स कमजोर हुआ वो टूट जाता है ना। तो इसको हम बोलते हैं, जो ये ड्रॉप के फॉर्म में आता है, ड्यू टू कोहिजन फोर्स। ये मॉलिक्यूल कोई भी हो जो आपका एक साथ रहने की कोशिश करे, वो कोहिजन फोर्स की वजह से है। किसकी वजह से? कोहिजन फोर्स की वजह से है। इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। अब ये जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो है सेम मॉलिक्यूल का, बिटवीन यहीं पे आगे नोट कर लेना, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। वाटर का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। ऐसे हजारों वाटर के मॉलिक्यूल अगर एक साथ है तो वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको बोला जाता है कोहिजन फोर्स। क्या बोलते हैं? कोहिजन फोर्स। एडिशन इसका उल्टा है। जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के, जैसे अपन ने ढक्कन में देखा, यहां अपन इस बोर्ड पे भी वाटर का एक ड्रॉप डालें तो इस बोर्ड का मटेरियल, जो जिस मटेरियल से बना है, जिस मॉलिक्यूल से बना है, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी जाके चिपकता है, नहीं तो चिपकता नहीं। जैसे आप यहीं पे मरकरी फेंक के देख लो, नहीं चिपकेगा, है ना। तो ये जो इन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, दैट इज द एडिशन फोर्स। उसको एडिशन वर्ड हमने सुना ही है, चिपकने, एडिसिव्स हम यूज करते हैं। हाँ, वो दो अलग अलग मटेरियल को चिपका देता है, तो एडिशन फोर्स है। ये भी इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, बट कंडीशन क्या है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, बस कंडीशन क्या है? बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। इन दोनों फोर्स की वजह से, एक आपका ये ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से वाटर हमारा ट्रांसपोर्ट होता है अप टू 100 या मोर देन 100 फीट।